Good morning everyone, welcome to IS Pine. This is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. So guys, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 का नाम है प्राकृतिक संपदा. आखिर ये क्या होता है प्राकृतिक संपदा? ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे वायु की गति, वर्षा के बारे में, वायु प्रदूषण, जल एक अद्भुत द्रव्य है, जल प्रदूषण के बारे में जानेंगे कि मृदा में खनिज की प्रचुरता क्या होती है, जल चक्र के बारे में जानेंगे, नाइट्रोजन चक्र के बारे में बात करेंगे और आपका बात करेंगे हम इसमें कार्बन चक्र के बारे में, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में, ऑक्सीजन चक्र, ओजोन परत. सारे इतने सारे टॉपिक एक ही चैप्टर में. वाओ, आपको वीडियो को एंड तक देखना है. आपको पता है कि प्राकृतिक संपदा आखिर होता क्या है? प्राकृतिक संपदा मतलब आइए जानते हैं. जीवों के लिए पृथ्वी एक क्या है? अनुकूल स्थान है. जल, वायु, मृदा, उचित तापमान, भोजन, सूर्य प्रकाश, मतलब ये अन्य जो कारक होते हैं इनकी उपस्थिति के कारण ही यहाँ पे क्या है, जीवन हम लोगों का संभव होता है. इन सभी जो जैव हैं, अजैव घटक हैं, पदार्थों को ही हम लोग प्राकृतिक संपदा कहा जाता है. इनको ये यहाँ पे आपको समझ लेना है. होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा. अगर हम लोग बात करें जीवन की श्वास, वायु, इसके बारे में, तो आपको पता चलेगा कि वायु जो होती है, वायु में बहुत सी गैसों का, जलवाष्प का मिश्रण होता है. कैसे? जैसे कि आपका नाइट्रोजन का होता है वायु में, तो नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है? 78 होता है. ऑक्सीजन का 21 होता है. और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का आपका 0.03% होता है. तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है काफ़ी अच्छे से. जो अन्य गैस होती हैं, जलवाष्प और काफ़ी दूरकरण भी होती हैं, तो और इतना परसेंट नहीं होता है. जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बताया. ठीक है. ऑक्सीजन जीवों के लिए अनिवार्य है. आप सभी को पता है कि कोशिकाओं में ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने या फिर तथा जो उसकी ऊर्जा होती है, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन काफ़ी आवश्यक होती है. और इस प्रकार की श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन उपयोग की जाती है, काफ़ी हद तक उपयोग की जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाता है ना. काफ़ी अच्छे से आपको इसके बारे में नॉलेज होगी. तो अगर आपको बताया जाए कि जलवायु के निरंतर में वायुमंडल की आखिर भूमिका क्या रहती है, तो इसकी भूमिका की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का क्या है? वायु का एक आवरण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं. वायुमंडल कहा जाता है, उसको कहा जाता है ना. और वायुमंडल अगर बोला जाए तो वायुमंडल के पृथ्वी मतलब पृथ्वी के लिए एक तरीके से कंबल की तरह कार्य करता है और पृथ्वी के औसत तापमान को एक तरीके से नियत रखता है. और चंद्रमा में वायुमंडल की नहीं रहने के कारण तापमान कितना होता है? माइनस आपका 190 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. इसके मध्य ही रहता है. ठीक है. अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वायु की गति के बारे में, वायु की गति मतलब पवन, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे. काफ़ी अच्छे से आपको सुनना है, बहुत ही अच्छे से सुनना है. काफ़ी डिटेल्स में बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं. आपको पता है कि वायु की गति के कारण क्या होता है? वायु की गति के कारण जैसे आपका कभी कभी तेज़ हवाएं या फिर तूफान का हम अनुभव करते हैं. आप लोगों ने भी देखा होगा कि कभी अभी हाल ही में ज़्यादातर तूफान वगैरह का बहुत ज़्यादा चल रहा है. इन सभी जो भी घटनाएं हैं, घटनाओं का पीछे का कारण होता है कि सूर्य की किरणों का गर्म होना. दिन के समय स्थल के ऊपरी जो भी वायु है, वायु का तेज़ी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती हैं, और शुरू करते ही वहाँ कम दाब, जैसे कि कम दाब का क्षेत्रफल बन जाता है. अगर फलस्वरूप आपसे बोला जाए कि समुद्र के ऊपर मतलब समुद्र के ऊपर वायु कम दाब वाले जो क्षेत्र होता है ना, उसको प्रभावित हो जाती है और वनों का जो पवनें होती हैं उसका निर्माण करती है. ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ लेना है. और आपको यहाँ पे ये भी जान लेना है कि वायुमंडल के असमान रूप से गर्म होने के कारण ही वायु की गति एक तरीके से उत्पन्न होने लगती है. ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है बहुत ही अच्छे से. अगर नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलें तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आएगा वर्षा. ठीक है, वर्षा क्या होता है?
वर्षा नॉर्मल सी बात है। वर्षा क्या होता है? जो वर्षा होती है ना, वो लोग आप समझ रहे हैं। आइए इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में चर्चा करते हैं। आपको पता है कि सूर्य की गर्मी से जलाशयों में बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बनकर ऊपर उड़ती है, और ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जो भी जलवाष्प है वो छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है, और जब ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं तब ये वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरती हैं। क्या होती है? वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरने लगती है, जो मोटी मोटी बूंदें ये बन जाती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। वर्षा का पैटर्न है, जो भी आपका पवनों को पैटर्न के ऊपर ये निर्भर करता है। वर्षा के बारे में भी बहुत ही अच्छे से आपने जाना, और हम नेक्स्ट चलेंगे और जानेंगे अगले टॉपिक के बारे में। देखते हैं आपका क्या है अगला टॉपिक। हाँ जी, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वायु प्रदूषण के बारे में। वायु प्रदूषण क्या होता है? आपको पता है कि वायु में अवांछनीय जो भी हानिकारक गैसों पदार्थों का मिल जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। आज के समय अगर आप देखेंगे कि मनुष्य समय जो वो पूरी पृथ्वी है उसके लिए वायु प्रदूषण एक तरीके से काफ़ी विकट समस्या बन चुकी है। तब देखो वायु प्रदूषण का ही आने लगता है कि ये बंद होना है, वो बंद होना है, इतना प्रदूषण फैल रहा है, और दिल्ली की तरफ तो बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था। तो आपको पता है कि एक तरीके से काफ़ी विकट समस्या का रूप ये ले चुका है वायु प्रदूषण, मनुष्य के लिए, पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा। वायु प्रदूषण के कुछ कारण होते हैं, अब जैसे कि आपका जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम का दहन होता है, तो ये सारे इसके कुछ कारण हैं जो एक तरीके से वायु प्रदूषण का कारण माने जाते हैं। जीवाश्म ईंधन से होकर जैसे आपका अल्फा हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और जो भी विभिन्न जो भी ऑक्साइड गैस होती है उसमें ये उत्पन्न होते हैं। वायु में प्रेजेंट जो भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन है, और आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्साइड हो गया, तो वर्षा के जल के साथ मिलके जल को क्या करती हैं? ये अम्लीय बना देती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? अम्लीय वर्षा से बोलते हैं। आपको समझ आया होगा। आपको पता है कि अम्लीय वर्षा क्या होता है? मैंने काफ़ी पहले भी आपको बता चुकी हूँ अम्लीय वर्षा के बारे में। अम्लीय वर्षा क्या होता है? आपको पता है कि अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीय वर्षा से फसल नष्ट हो जाती हैं, और जो भी आपका ये काफ़ी हानिकारक होती है भवनों के लिए, फसलों के लिए, जीवों के लिए, सब पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदायक ये होती है। नुकसानदायक होती है, हानिकारक होती है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। ओके, जीवाश्म ईंधन के दहन से जो भी वायु में जो भी एक तरीके से निलंबित कण होते हैं, बिना जले आपके कार्बन कण हैं, हाइड्रोजन की मात्रा आ जाती है, और वायु प्रदूषण मनुष्य के सांस से संबंधित बीमारियां हैं, काफ़ी सारी बीमारियां इससे उत्पन्न होने लगती हैं धीरे धीरे, लाइक ऐसा कैंसर है, और आपका हृदय रोग है, एलर्जी है, तो काफ़ी घातक बीमारियां पैदा हो जाती हैं वायु प्रदूषण से। अगर हम लोग बात करें लाइकेन, तो लाइकेन की तब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें भी आपको जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट रहता है तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करें तो जल एक अद्भुत द्रव्य है, तो इसके बारे में भी डिटेल्स में जानने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। तो आपको पता है कि अगर नॉर्मल में बात करी जाए, जो जल होता है वो हमारा जीवन होता है। ठीक है, सभी जीवों के लिए, जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए जल बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। सभी लोग जल पे डिपेंड रहते हैं, हम लोग जल के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, जल से हम जीवित रहते हैं। जल तो हमें काफ़ी टाइम बाद चाहिए होता है, काफ़ी हमें नीड होती है जल की, और जल से कोशिकीय जो प्रक्रियाएँ हैं वो जलीय माध्यम में ही पूरी होती हैं कुछ। ठीक है, जल में एक भाग जो होता है, एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का परिवहन घुली हुई अवस्था में होता है। जैसे शुद्ध जल के कुछ प्रमुख स्रोत हैं, आपको पता होगा काफ़ी अच्छे से, नदियां हैं, तालाब हैं, झील हैं। इसमें जो जल की मात्रा काफ़ी सीमित है, और यही कारण है कि जो जल संचरण में विशेष ध्यान हमें देना चाहिए। पृथ्वी की सतह पे पाए जाने वाला जो अधिकतर जल है वो समुद्र या फिर महासागरों में पाया जाता है, और ये खारा भी होता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। पृथ्वी के जो अगर आपसे बोला जाए कि पृथ्वी के ऊपरी या फिर और दक्षिणी ध्रुवों पे क्या होता है कि शुद्ध जल जो बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। अब जल अवांछनीय या फिर हानिकारक पदार्थों का मिल जाना
कहलाता है जल प्रदूषण, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम चाहते नहीं हैं, जो उसमें मिलने नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी उसमें आके मिल जाते हैं। और इससे क्या होता है, जो जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है, बेकार हो जाता है। और उसी प्रदूषण के कारण जल प्राकृतिक गुणों को मतलब काफ़ी हाश हो जाता है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। इसके भी कुछ कारण हैं, जल प्रदूषण के भी बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि आपको बताया, जैसे कि अगर बोला जाए आपसे कि कीटनाशक या फिर उर्वरकों का खेतों में उपयोग करना, और उपयोग में जैसे कि उपयोग होने वाले विषैले पदार्थ होते हैं जैसे पारा वगैरह, और कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो भी जल को प्रदूषित करते हैं। जलाशयों में विसर्जित कर उनको किया जाता है, तो इससे भी जल प्रदूषित होता है। कारखानों से निकलने वाले जो भी गर्म जल का सीधे जलाशयों में निकलना, मिल जाना, तो ये सारे जल प्रदूषण के ही काफ़ी प्रमुख कारण हैं, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पार्ट नंबर 2। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े, और कोई भी डाउट है तो उसे क्लियर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, वैसे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप लोग कंटिन्यू क्लास कीजिए, और जल्दी जल्दी एनसीईआरटीज़ कवर करते हैं, दैन हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड बुक के बारे में। क्योंकि जल्दी जल्दी हम बुक्स को कवर कर लेते हैं, और कवर करने के बाद में हम लोग रिवीजन भी करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारा, अभी तो बहुत सारा आपको पढ़ना है। आपको पता है एनसीईआरटीज़ तो आपको बेस क्लियर करेंगी, और फिर आप जल्दी जल्दी एनसीईआरटीज़ कवर कर लेंगे हम साइंस की 10th तक की। उसके बाद से मैं आपके लिए करंट लेके आया करूँगी पर डे, और पर डे एक एक टॉपिक लेके आया करूँगी, और तब आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। बहुत सारी नॉलेज आप लोग गेन कर लेंगे, जैसे आपको लगेगा कि हाँ आप वाकई में पढ़ रहे हैं, आपका पढ़ना कोई वेस्ट नहीं जा रहा है, आप काफ़ी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, आप जल्दी जल्दी एनसीईआरटीज़ कवर करते हैं। डेली क्लास लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप पर डे क्लास नहीं ले रहे हैं, डेली क्लास अटेंड कीजिए, और जल्दी जल्दी बुक कंप्लीट करके हम लोग आगे बहुत कुछ जानेंगे। सो आज के लिए तो फ़िलहाल इतना ही। आप लोग इसे काफ़ी अच्छे से पढ़िए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बता देती हूँ, जिससे आप लोग उसमें पढ़ लेना एक बार, ठीक है। जैसे मृदा में खनिज की प्रचुरता, तो ये टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो आप इसको पहले से ही पढ़ लेना। इससे आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी बातें आपको ध्यान रहेंगी, तब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है पढ़ के। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।